हाँ भाई, शुरू किया जाए। गुड इवनिंग। अपन लोग पढ़ रहे थे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, मतलब ब्रीदिंग एंड गैसियस एक्सचेंज के बारे में। तो ब्रीदिंग और गैसियस एक्सचेंज के बारे में मैंने बताया था। अब देखा जाए और डिटेल अपन देखते हैं। मैंने तुमको क्या बताया? सपोज करिए ये बक्कल कैविटी है, मान लेते हैं ये बक्कल कैविटी है, और बक्कल कैविटी के ऊपर क्या पाई जाती है? नोज पाई जाती है। इस प्रकार से नोज नेजल सेप्टम के द्वारा दो पार्टों में डिवाइड होती है। ये नॉस्ट्रिल्स होते हैं जो एटमॉस्फेयर में ओपन होते हैं। इसके बाद में क्या होता है? ये नेजल चैम्बर होता है, और यहाँ पर क्या होगा? ये फेरिंग्स होता है। इस प्रकार से फेरिंग्स, और इसके बाद इसोफेगस। ये जो नेजल चैम्बर है ये फेरिंग्स में ओपन होता है। इस प्रकार से फेरिंग्स में ओपन होता है। यहाँ पर अपन क्या करते हैं? फूड को ग्राइंड करते हैं। दूसरी बात देखा जाए क्या होता है? ये ट्रैकिया होता है, और ट्रैकिया के ऊपर क्या पाया जाता है? ये लैरिंग्स पाया जाता है। इसको हमने क्या कह दिया? लैरिंग्स कह दिया। लैरिंग्स कह दिया। ये एक पोर के द्वारा फेरिंग्स में ओपन होता है। इस पोर को क्या कहते हैं? ग्लॉइटिस कहते हैं। ये क्या कहलाता है? ग्लॉइटिस कहलाता है। और ग्लॉइटिस के ऊपर एक ढक्कन पाया जाता है, जैसे एपीग्लॉइटिस कहते हैं। एपीग्लॉइटिस कहा जाता है। ये एपीग्लॉइटिस कहलाता है। अब देखा जाए क्या होता है। सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें यहां से क्वेश्चन आएंगे, तुम्हें ध्यान रखना है। ये नॉस्ट्रिल्स हैं। नॉस्ट्रिल्स के द्वारा यहां से एयर अंदर जाएगी। ये क्या होगी? एयर अंदर जाएगी। और यहाँ पर क्या होते हैं? हेयर पाए जाते हैं। हेयर क्या काम करते हैं? जो एयर होती है उसको फिल्टर करने का काम करते हैं। और यहाँ पर म्यूकस की लेयर होती है। ये म्यूकस की लेयर जो होती है, अगर जो बाहर की एयर वार्म है तो इसके टेम्परेचर को कम करेगी, अगर कूल है तो टेम्परेचर को बढ़ाएगी। मतलब टेम्परेचर रेगुलेट करती है ये म्यूकोसा लेयर। और हेयर क्या काम करते हैं? एयर को फिल्टर करने का काम करते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर एक चीज अभी तुमको बता दे रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेजल सेप्टम के ऊपर एक ग्लैंड्स पाई जाती है, जिन्हें क्या कहते हैं? ग्लैंड्स ऑफ मोल कहते हैं। ये ग्लैंड पाई जाती है जिन्हें ग्लैंड्स ऑफ मोल नहीं, बोमेन ग्लैंड पाई जाती है। इनको क्या कहते हैं? ग्लैंड्स ऑफ बोमेन कहते हैं। तो ये कहलाती है ग्लैंड्स ऑफ बोमेन कहलाती है। ये ग्लैंड्स ऑफ बोमेन कहलाती है। इनके द्वारा क्या होता है? म्यूकस सिक्रीट होता है, और म्यूकस यहाँ पर एक लेयर बनाता है। जो लेयर बनती है उसे क्या कहते हैं? सिलिडेरियन मेम्ब्रेन कहते हैं। ये सिलिडेरियन मेम्ब्रेन क्या काम करती है? स्मेल को ग्रहण करने का काम करती है। सिलिडेरियन मेम्ब्रेन को ही क्या कहते हैं? ऑल्फैक्टरी मेम्ब्रेन कहते हैं। तो मैंने क्या बताया? नेजल सेप्टम के ऊपर ग्लैंड्स ऑफ बोमेन पाई जाती है, और ग्लैंड्स ऑफ बोमेन म्यूकस का सिक्रीशन करती है। तो जो म्यूकस की लेयर बनती है उसे क्या कहते हैं? सिलिडेरियन मेम्ब्रेन कहते हैं, या ऑल्फैक्टरी मेम्ब्रेन कहते हैं। और ये स्मेल को ग्रहण करने का काम करती है। कभी कभी क्या होता है? ग्लैंड्स ऑफ बोमेन के ऊपर वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, तब ग्लैंड्स ऑफ बोमेन एक्साइट हो जाती है, और इनके द्वारा म्यूकस का सिक्रीशन तेज हो जाता है। तब क्या कहते हैं? कॉमन कोल्ड डिजीज कहते हैं। ये एक फैमिलियर डिजीज है। कैसी है? फैमिलियर डिजीज है। अब देखा जाए, ये नेजल चैम्बर है। ये किस में ओपन हो रहा है? फेरिंग्स में ओपन हो रहा है। इसे क्या कहते हैं? फेरिंग्स। ये फेरिंग्स कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फेरिंग्स की ओरिजिन कैसी होती है? एंडोडर्मल होती है। फेरिंग्स की ओरिजिन कैसी होती है? एंडोडर्मल होती है। ये बात तुम्हें याद रखना है। यहां से गैसेज आ रही हैं, यहां से गैस से फेरिंग्स से होती हुई, यहां से होती हुई सीधे लंग में जाएगी, और CO2 यहां से बाहर निकलेगी।
यहाँ पर क्या करते हैं, फूड को ग्राइंड करते हैं और यहाँ से ये फूड जो है यहाँ से होता हुआ इसोफेगस से होता हुआ कहाँ जाएगा, स्टोमक में चला जाएगा। इस प्रकार से स्टोमक में ये क्या है, फूड है। इसे क्या कहते हैं, फूड कहते हैं। इसका मतलब जिस रास्ते से गैसें जा रही हैं उसी रास्ते से भोजन भी जा रहा है। बहुत बार क्वेश्चन इस पर आ चुका है। फेरिंग्स क्या है? इट इज अ कॉमन पैसेज ऑफ गैसियस एक्सचेंज एंड swallowing ऑफ फूड। गैसों के आदान प्रदान और भोजन के निगलने का एक कॉमन रास्ता है। तो ये बात तुम्हें याद रखना है। फेरिंग्स इट इज अ कॉमन पैसेज फॉर swallowing ऑफ फूड एंड गैसियस एक्सचेंज। ये बात जरूर याद रखना। अब देखा जाए भोजन जब यहाँ आता है, ये लैरिंग्स है। लैरिंग्स ग्लाइटिस्पोर के द्वारा कहाँ पर ओपन हो रहा है, फेरिंग्स में ओपन हो रहा है। और ग्लाइटिस्पोर के ऊपर जो ढक्कन होता है उसे क्या कहते हैं, एपिग्लाइटिस कहते हैं। जैसे ही भोजन अपन निगलते हैं, गुटकते हैं, ये ग्लाइटिस अपर्चर को बंद कर लेता है, जैसे फूड पार्टिकल यहाँ ना आ पाए। इसीलिए भोजन ग्रहण करते समय बातचीत नहीं करना चाहिए। और एक बात और बता दें, ये फीमेलियन कैरेक्टर होता है। सारी बातें उसी समय ये करती हैं जब कोई व्यक्ति भोजन ग्रहण करता है। उनको ये नहीं मालूम कि अगर जो मान लेते हैं एपिग्लाइटिस के फंक्शन में एबनॉर्मलिटीज आ गई, तो भोजन अगर इधर के बजाय थोड़ा सा इधर आ गया, तो पहले तो एयर प्रेशर के द्वारा बाहर निकालने का प्रयास किया जाता है, खांसी आती है। अगर नहीं निकल पाया तो 2-3 मिनट के अंदर आदमी की डेथ हो जाएगी, क्योंकि गैसियस एक्सचेंज बंद हो जाता है। इसलिए भोजन ग्रहण करते समय कभी भी बातचीत नहीं करना चाहिए। अब देखा जाए, मैंने बताया कि एपिग्लाइटिस किसका बना होता है, इलास्टिक कार्टिलेज का बना होता है। ये लैरिंग्स किसका बना होता है, ये भी कार्टिलेज का बना होता है। कार्टिलेजनस बैग होता है, सैक होता है। ये साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन कहलाता है। जितने भी मैमल्स होते हैं, साउंड प्रोड्यूसिंग का काम कौन करता है, लैरिंग्स करता है। अगर बर्ड्स की बात की जाए तो बर्ड्स का साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन क्या होता है, सायरिंग्स होता है। मैमल्स का साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन कौन सा है, लैरिंग्स, और बर्ड्स का कौन सा है, सायरिंग्स होता है। लैरिंग्स में एक कार्टिलेज होता है, जैसे थायराइड कार्टिलेज, थायराइड ग्लैंड अलग है और थायराइड कार्टिलेज अलग है। अगर तुमसे पूछा जाए बॉडी का लार्जेस्ट कार्टिलेज कौन सा है, तो आपका आंसर होगा थायराइड कार्टिलेज। मेल में क्या होता है, थायराइड कार्टिलेज यहाँ पर काफी, कुछ लोगों में काफी उभरा होता है, जैसे एडम्स एप्पल कहते हैं। एडम्स एप्पल मेल में प्रोमिनेंट होता है, डोमिनेंट होता है, और फीमेल में नहीं उभरा हुआ होता है। तो ये बात तुम्हें याद रखना है, बॉडी का सबसे लार्जेस्ट कार्टिलेज कौन सा है, थायराइड कार्टिलेज है। आगे देखा जाए क्या होता है, तो लैरिंग्स क्या है, साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है। ये क्या होती है, ट्रैकिया है। ट्रैकिया एक स्ट्रेट ट्यूब होती है, सीधी ट्यूब होती है, स्ट्रेट ट्यूब होती है। इतनी बॉडी का पार्ट क्या कहलाता है, थोरैक्स रीजन कहलाता है। थोरैक्स रीजन के फॉर्मेशन में कौन कौन से पार्टिसिपेट करता है, एक तो पीछे साइड में क्या है, बैकबोन है। वेंट्रल सरफेस पर क्या है, ये यहां से यहां तक बोन कौन सी है, स्टर्नम है। साइड में क्या है, रिब्स है। और नीचे साइड में क्या है, डायफ्राम है। अंदर हालो पोर्शन होगा, उस हालो पोर्शन को क्या कहते हैं, थोरैसिक कैविटी कहते हैं। थोरैसिक कैविटी के अंदर साइड में एक लंग इधर पाया जाता है, एक लंग इधर पाया जाता है। दोनों लंग के बीच में जो स्पेस होता है उसे मिडिस्टाइनल स्पेस कहते हैं, और इस स्पेस में हार्ट लोकेटेड होता है। तो मैंने बताया थोरैसिक कैविटी के फॉर्मेशन में
बैकबोन, स्टर्नम, रिब्स और डायाफ्राम भाग लेता है। एक बात और तुम्हें याद रखना है, डायाफ्राम ओनली फाउंड इन द मैमल्स। बाकी और किसी भी वर्टिब्रेट में डायाफ्राम नहीं पाया जाता है एक्सेप्ट मैमल्स। मैमल्स में पाया जाता है केवल। तो डायाफ्राम का पाया जाना मैमल्स का स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है। यह पीएमटी में पूछा जा चुका है। अब देखा जाए क्या होता है, थोड़ा सा हम इसको बाहर निकाल करके लाते हैं ट्रैकिया को। ट्रैकिया कहां तक जाती है? मिड थोरैसिक कैविटी तक इंटर करती है। कहां तक इंटर करेगी? मिड थोरैसिक कैविटी तक जाएगी। थोरेक्स रीजन में अपनी बात कर रहा हूं, ह्यूमन की बात कर रहा हूं। थोरेक्स रीजन में जो बैकबोन पाई गई है वो कितनी वर्टिब्री की बनी होती है? 12 वर्टिब्री की बनी होती है। जो 5th वर्टिब्री होती है, ये मान लेते हैं, इसको अब हम बाहर निकाल करके ला रहे हैं, यहां पर ला रहे हैं समझाने के लिए। सपोज करिए ये ट्रैकिया है, ये क्या है? ट्रैकिया है। तो इसको हमने कह दिया ट्रैकिया है। ट्रैकिया या इसी को कहते हैं विंड पाइप कहते हैं। अब बैकबोन की जो 5th वर्टिब्री होती है वहां से ट्रैकिया डिवाइड होती है, 2 ब्रांचों में डिवाइड होती है, जिसे क्या कहते हैं? ब्रोंकाई कहते हैं। ये ब्रोंकाई कहलाता है, प्राइमरी ब्रोंकाई कहलाता है। तो 2 ब्रोंकाई में डिवाइड हो गया, ये ब्रोंकाई कहलाता है। ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई कह लीजिए या ब्रोंकाई कह लीजिए, डिवाइड हुई। तो ये बात तुम्हें याद रखना है, ट्रैकिया एक स्ट्रेट ट्यूब है और मिड थोरैसिक कैविटी तक जाती है। और जो 5th बैकबोन की वर्टिब्री है वहां से 2 पार्टों में डिवाइड होती है। प्रत्येक ब्रांच को क्या कहते हैं? ब्रोंकाई कहते हैं। अब देखा जाए क्या होता है, सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहे हैं। ट्रैकिया के अंदर इस प्रकार से रिंग्स पाए जाते हैं। ये ट्रैकिया के अंदर रिंग्स पाए जाते हैं। ब्रोंकाई के अंदर भी रिंग्स पाए जाते हैं। इस प्रकार से ब्रोंकाई के अंदर भी रिंग्स पाए जाते हैं। सेकेंडरी ब्रोंकाई के अंदर भी रिंग्स पाए जाते हैं। टर्सरी ब्रोंकाई के अंदर भी रिंग्स पाए जाते हैं। और इनिशियल ब्रोंक्यूल्स में भी रिंग्स पाए जाते हैं। ये रिंग्स किसके बने होते हैं? हाइलाइन कार्टिलेज के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? हाइलाइन कार्टिलेज के बने होते हैं और सी शेप्ड होते हैं। ये जो रिंग्स हैं वेंट्रल साइड से कंप्लीट होते हैं, लेकिन डॉर्सल साइड से इनकम्प्लीट होते हैं। वेंट्रल साइड से कंप्लीट होते हैं, लेकिन डॉर्सल साइड से कैसे होते हैं? इनकम्प्लीट होते हैं। और रिंग्स ये हाइलाइन कार्टिलेज के बने होते हैं। ये रिंग्स का काम क्या है? जब एयर नहीं होती है तो ट्रेकिया को कोलैप्स होने से बचाते हैं, ट्रेकिया को सिकुड़ने से बचाते हैं। अब एक क्वेश्चन यहां पर, 2 क्वेश्चन एक्चुअल में बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। एक तो यही क्वेश्चन था कि रिंग्स का शेप कैसा होता है, इनका काम क्या होता है? सी शेप्ड होते हैं और ट्रेकिया को कोलैप्स होने से बचाते हैं। और रिंग्स किस किस में पाए जाते हैं? तो ट्रेकिया में पाए जाते हैं, प्राइमरी ब्रोंकाई में पाए जाते हैं, सेकेंडरी ब्रोंकाई में पाए जाते हैं, टर्सरी ब्रोंकाई में पाए जाते हैं और इनिशियल ब्रोंक्यूल्स में पाए जाते हैं। आगे नहीं पाए जाते। अब देखा जाए, आर्थ्रोपोड में ट्रैकी होते हैं और अपन लोगों में ट्रैकिया है। दोनों में एक सिमिलरिटी होती है, न पिचकने वाली वाल। यहां पर ट्रैकिया किसके कारण नहीं पिचक रहा है? क्योंकि यहां पर रिंग्स पाए गए। और काकरोच की ट्रैकिया क्यों नहीं पिचकती है, कोलैप्स होती है? क्योंकि उसकी वाल काइटिन की बनी होती है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ट्रैकिया और ट्रैकी जो काकरोच की है, इनमें क्या सिमिलरिटी होती है? तो आपका आंसर है दोनों की वाल न पिचकने वाली होती है, क्योंकि
यहाँ पर ट्रेकिया में रिंग्स पाए गए हैं और कॉकरोच की ट्रेकिया में वाल काइटिन की बनी होती है, इसलिए वो कोलैप्स नहीं करती है। ये दोनों में सिमिलरिटीज होती है। आगे देखा जाए क्या होता है। इस पर जो बताने जा रहे हैं, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। यहां पर अगर जो अपन देखें ट्रेकिया के अंदर, फिर एक दूसरा फिगर बनाने जा रहे हैं। सपोज करिए यहां पर ये ट्रेकिया है। ट्रेकिया की वाल में क्या पाए जाते हैं, इस प्रकार से स्यूडो स्टेटिफाइड सीलिएटेड एपिथेलियम पाया जाता है। यहां पर ये सीलिया पाए जाते हैं, इस प्रकार से सीलिया पाए जाते हैं, स्यूडो स्टेटिफाइड एपिथेलियम होता है। और यहां पर वाल में क्या होता है, इनर लाइनिंग पर म्यूकस की लाइनिंग होती है, ये म्यूकस होता है, इस प्रकार से ये म्यूकस, तो इसे हमने कह दिया ये म्यूकस है। और इसे क्या कह दिया, सीलिया कह दिया, ये सीलिया है, ये सीलिया है। अब देखा जाए क्या होता है, सीलिया का मूवमेंट हमेशा टुवर्ड कहाँ होता है, फेरिंग्स साइड में होता है। किधर होता है, फेरिंग्स साइड में। जैसे अपन सांस लेते हैं, बाहर से एयर इंस्पायरेशन के द्वारा गई, उसमें हो सकता है डस्ट पार्टिकल भी हो या दूसरे फॉरेन पार्टिकल हो, तो यहां पर म्यूकस से वो चिपक जाते हैं। अब म्यूकस का मूवमेंट टुवर्ड फेरिंग्स होता है, इसलिए डस्ट पार्टिकल या फॉरेन पार्टिकल अंदर नहीं जा पाएंगे, ये फेरिंग्स से होते हुए बक्कल कैविटी में आ जाएंगे, जिनको अपन बॉडी से बाहर निकाल देंगे। तो यहाँ पर जो सीलिएटेड एपिथेलियम पाया गया है और जो सीलिया का मूवमेंट है टुवर्ड फेरिंग्स, इसका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर म्यूकस किधर मूव करता है, टुवर्ड फेरिंग्स। जैसे कोई भी डस्ट पार्टिकल या फॉरेन पार्टिकल यहाँ पर अटैच है, तो वो फेरिंग्स से होते हुए बक्कल कैविटी में आ जाए, जहां से हम बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। अगर जो इन सीलिया का मूवमेंट यहाँ पर रुक जाए, तो म्यूकस कहाँ पहुंच जाएगा, लंग में, और म्यूकस के साथ डस्ट पार्टिकल, फॉरेन पार्टिकल, ये सब लंग के एल्वोलाई में जाकर के डिपॉजिट हो जाएंगे। जैसे एल्वोलाई की सरफेस एरिया क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और हमें ब्रीदिंग में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। तो याद रखना, ट्रेकिया के अंदर जो सीलिया पाए जाते हैं, उनका मूवमेंट टुवर्ड किधर होता है, फेरिंग्स होता है। मतलब म्यूकस का भी कंडक्शन टुवर्ड फेरिंग्स होता है। इससे फायदा क्या होता है, डस्ट पार्टिकल या फॉरेन पार्टिकल्स मूव करते हैं टुवर्ड फेरिंग्स और माउथ के द्वारा हम बाहर निकाल देते हैं। तो इस प्रकार से कई क्वेश्चन यहाँ पर बने। एक तो मैंने बताया रिंग्स के ऊपर, दूसरी सिमिलरिटीज मैंने बताया कॉकरोच की ट्रैकी और अपन लोगों की ट्रैकिया, दोनों की न पिचकने वाली वाल है। तीसरी बात मैंने बताया इसका शेप, और नेक्स्ट मैंने बताया म्यूकस का कंडक्शन टुवर्ड माउथ होता है। और नेक्स्ट मैंने बताया लैरिंग्स साउंड प्रोड्यूसिंग आर्गन होता है, क्योंकि इसी के द्वारा साउंड प्रोड्यूस होती है। और बर्ड्स का साउंड प्रोड्यूसिंग आर्गन कौन सा होता है, सायरिंग्स होता है। उसके बाद में देखा जाए, इसके आगे देखा जाए क्या होता है। तो ट्रेकिया के बारे में हमने देखा। तो ट्रेकिया डिवाइड होकर के क्या बनाता है, ब्रोंकाई बनाता है। ब्रोंकाई डिवाइड होकर के क्या बनाते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी ब्रोंकाई बनाते हैं। और टर्सरी ब्रोंकाई डिवाइड होकर के क्या बनाते हैं, ब्रोंक्यूल्स बनाते हैं। अब देखा जाए क्या होता है। सपोज करिए यहां पर ये ट्रेकिया थी, इस प्रकार से ये ट्रेकिया, ये डिवाइड होकर के क्या बनाई, ब्रोंकाई बनाई। अब ये ब्रोंकाई कहाँ इंटर करते हैं, लंग में जाते हैं। लंग कितने अपन लोगों में होते हैं, 1 पेयर होते हैं। लंग कितने होते हैं, 1 पेयर लंग पाए जाते हैं ह्यूमन में। एक बात तुम्हें याद रखना है, इसके बाद का डिवीजन कहां पर होगा, इस प्रकार से लंग के अंदर होता है। ये डिवाइड होकर के इस प्रकार से डिवीजन होता रहता है। डिवीजन होता रहता है, अंतिम सिरा इसका स्वलन कर जाता है इस प्रकार से। इसे क्या कहते हैं, एल्वोलाई कहते हैं। क्या कहेंगे, एल्वोलाई कहते हैं।
तो इस प्रकार से इधर भी क्या होगा, ये डिवाइड होते रहते हैं, इस प्रकार से ये एल्वोलाई बनते रहते हैं। यहाँ पर भी क्या होगा, ये डिवाइड होगा, डिवाइड होते हैं और डिवाइड हो करके ये एल्वोलाई बनाते हैं। इस प्रकार से ये अंतिम सिरा स्वलन हो जाता है, जैसे क्या कहते हैं, एल्वोलाई कहते हैं। इस प्रकार से ये एल्वोलाई होते हैं, तो इनको हमने क्या कह दिया, एल्वियोलाई, एल्वियोलाई कहलाते हैं। अब देखा जाए क्या होता है, सुनिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताने जा रहे हैं। ये एल्वोलाई है। ह्यूमन के प्रत्येक लंग में मोर देन 7 करोड़ एल्वोलाई आर प्रेजेंट। और एल्वोलाई क्या काम करते हैं, गैसियस एक्सचेंज के लिए सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं। क्या करते हैं, सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं। एल्वोलाई क्या काम करते हैं, गैसेस के एक्सचेंज करने के लिए सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं। दूसरी बात देखा जाए क्या होता है, ये एल्वोलाई की वाल किसकी बनी होती है, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है। किसकी, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है, सीलिएटेड नहीं होती है। ये बात तुम्हें याद रखना है। एल्वोलाई की वाल किसकी बनी होती है, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है। एक बात और तुम्हें बता दें, ह्यूमन में मैंने बताया कि 1 पेयर लंग्स पाए जाते हैं। राइट लंग जो होता है वो 3 लोब में डिवाइड होता है और लेफ्ट लंग जो होता है वो 2 लोब में डिवाइड होता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट लंग 3 लोब में डिवाइड होता है और लेफ्ट लंग 2 लोब में डिवाइड होता है। दूसरी बात बताए तुम्हें, बातचीत चल रही है हमारी एल्वोलाई मतलब लंग के बारे में बातचीत चल रही है। लंग जो है जिस मेम्ब्रेन के द्वारा सराउंडेड होता है उसे क्या कहते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। और डबल मेम्ब्रेन के द्वारा सराउंडेड होता है। सपोज करिए यहाँ पर ये लंग, ये मेम्ब्रेन, ये डबल मेम्ब्रेन के द्वारा सराउंडेड होता है। इस प्रकार से मान लेते हैं ये डबल मेम्ब्रेन के द्वारा सराउंडेड है। आउटर प्लूरा और इनर प्लूरा, 2 प्लूरा के द्वारा सराउंडेड होता है ये लंग। तो कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लंग जिस मेम्ब्रेन के द्वारा सराउंडेड होते हैं उस मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, तो आपका आंसर होगा प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये क्या कहलाती है, प्लूरा कहलाते हैं। ये प्लूरा कहलाते हैं। ये आउटर प्लूरा है, ये आउटर प्लूरा, और इसे क्या कहते हैं, इनर प्लूरा कहते हैं। ये इनर प्लूरा कहलाती है, प्लूरा कहलाती है। दोनों प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, प्लूरल कैविटी कहते हैं। ये स्पेस जो होता है उसे क्या कहते हैं, ये प्लूरल कैविटी कहलाती है। ये प्लूरल कैविटी कहलाती है। इसे क्या कहते हैं, प्लूरल कैविटी कहते हैं। और इस प्लूरल कैविटी के अंदर जो फ्लूइड भरा होता है उसे क्या कहते हैं, प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। ये फ्रिक्शन को कम करता है। एक बात और तुम्हें बताएं, लंग के अंदर भी एक फैगोसिटिक सेल पाई जाती है जिन्हें डस्ट सेल कहते हैं। लंग के अंदर एक फैगोसिटिक सेल पाई जाती है जिन्हें डस्ट सेल कहते हैं। और ये डस्ट सेल भी क्या काम करती है, पैथोजेनस माइक्रोब्स को फैगोसाइटोसिस प्रोसेस के द्वारा खाकर नष्ट करती है। जैसे मैंने तुमको बताया था, लीवर में कुफर सेल पाई जाती है, ये फैगोसिटिक है, पैथोजेनस माइक्रोब्स को किल करती है। वैसे ही लंग के अंदर डस्ट सेल पाई जाती है। दूसरी बात देखा जाए तो ये प्लूरल, ये आउटर प्लूरा, ये इनर प्लूरा, और ये दोनों प्लूरा के बीच में जो कैविटी पाई जाती है उसे प्लूरल कैविटी कहते हैं। और इसमें जो फ्लूइड भरा रहेगा उसे प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। दूसरी बात देखा जाए क्या होता है, सुनिए भाई,
यहां पर देखा जाए ये एल्वोलाई है। अपने लोगों के लंग में कैविटी नहीं पाई जाती, एम्प्टी लंग नहीं होते हैं। फ्रॉग वगैरह में एम्प्टी लंग होते हैं। अगर निडिल आप उसमें अंदर इंटर कर दोगे तो गैस बाहर निकल जाएगी और उसके लंग पिंचर हो जाएंगे। अपन लोगों में नहीं है। ह्यूमन में क्या होता है, एम्प्टी पाई ही नहीं गई है। यहां पर क्या है, एयर फिल्ड एल्वोलाई पाए जाते हैं। अगर जो हम सुई चुभाएंगे तो जहां तक सुई अंदर इंटर करेगी उतनी ही एल्वोलाई नष्ट होंगी, बाकी एल्वोलाई अपना काम करती रहती है। यहीं पर एक बात और तुमको बता दें, जब एम्ब्रायनिक स्टेज की हम बात करें तो हमारे लंग एकदम पिचके हुए थे, जैसे बालून से एयर को बाहर निकाल दो तो बैलून क्या हो जाता है, पिचक जाता है। वैसे पिचके हुए पाए गए थे, नॉन फंक्शनल स्टेज में मिले थे। क्यों ऐसा होता था? क्योंकि एम्ब्रायनिक स्टेज में हमको ऑक्सीजन मां के ब्लड से प्लेसेंटा के द्वारा हमको मिलती थी, और हमारी सेल्स के अंदर रिस्पायरेशन के द्वारा जो CO2 बनती थी वो प्लेसेंटा के द्वारा मां के ब्लड में छोड़ दी जाती थी। मां अपनी CO2 और हमारी CO2 दोनों को अपने लंग्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन से बाहर निकालती थी, तो हमें बाहर से ऑक्सीजन की कोई जरूरत ही नहीं थी, मां से मिल रहा था। इसलिए हमारे लंग इनएक्टिव फॉर्म में थे। एक बात और तुम्हें बता दें, जैसे ही हमारा जन्म हुआ, लंग सर बाहर निकला, हमारा कनेक्शन मां से टूट गया, अब हमें ऑक्सीजन नहीं मिलती है, तो बच्चों को तुरंत बहुत ज्यादा सफोकेशन फील होता है। बड़ी तेजी से वो डीप इंस्पायरेशन करता है, लंग में एयर भरता है, फिर डीप एक्सपायरेशन करता है, तब तेज आवाज उत्पन्न होती है। ये लगातार क्रम चलता रहता है, बच्चा रोता है और नॉन फंक्शनल लंग एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, और लंग अपना जब काम करने लगते हैं, बच्चे को ऑक्सीजन मिलने लगती है, वो रोना बंद कर देता है। तो आज इतना, फिर उसके बाद कल पढ़ाएंगे।